मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो नॉमिनेशन थी एज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पीटीआई के जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने वोट ही नहीं पाया। इससे जो बुनियादी तौर पर सबक हासिल करना चाहिए हमारे जजेस को वो ये है कि इन्नाते नहीं रहना। ये इस काबिल नहीं है कि आप इसके साथ खड़े हों, क्योंकि कल कोई ये आपके साथ ही खड़े होंगे। अक्टूबर के बाद गेम बदल जानी है, बात जी खत्म हो गई है कहानी, ये चेंज हो जाना है। इस्लामाबाद बार के अंदर देखें मोहसिन अख्तर कियानी और जो आमिर फारूक साहब हैं इनका बड़ा पुराना फड्डा है कि कियानी साहब जो हैं वो बेचारे बड़े बुरे, उनके साथ तो डबल काम खराब हो। एक वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, कार जाके उन्होंने बुढ़ी नाल भी लड़ाई हो गई होगी। और इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन, रीजनल पोजीशन और घर में पोजीशन, ये तीनों तेजी से लूज कर रहा है और पाकिस्तान तेजी से गेन कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट में आ गया है, पाकिस्तान प्लेयर है, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं रहा। चाइना विल नेवर अलाउ foreign influence in this region, especially of Israel or America. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना साहब और अली फारसी साहब। अली कैसे हैं आप? अली आप बहुत मुस्कुराते रहते हैं, सारे हमें फीडबैक में भी कहते हैं कि आप लोगों के पास एक ही स्माइलिंग फेस है। हंसदे सी भी रहने राना साहब, असी अपने दंद काट के इस तरह भी स्माइलिंग फेस एक ही है। हाँ, लेकिन अली का ही होता है। अच्छा, स्माइलिंग एक्चुअली हम शो से पहले जो है ना, जितना फन होता है ना, जितनी एंजॉयमेंट होती है, वो कर चुके होते हैं। हम सारा पहले हंस लिया होता है, हमारी हंसी खत्म हो जाती है प्रोग्राम। नहीं तुसी इस तरह दी गल्लां ना करो, फिर लोगों ने कहना है कि हुन इन्होंने हासे वाली कोई गल नहीं करी। हाँ नहीं है हमारे पास वाली बात जी। हमारे पास जो 3 स्टोरीज हैं आज की, सबसे पहली खबर ये है कि धोखा हो गया और किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है एक जज साहब के साथ। कैसे हो गया जी धोखा? आप दोनों बताएं, कौन पहले बताएगा धोखा? राणा साहब दसेंगे जी। मैं राणा साहब दसो की धोखा होया था, किसने करता के देना? देखें, बेवफाई जो है ना वो टॉप लीडरशिप से आती है पीटीआई की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो नॉमिनेशन थी एज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें पीटीआई के जो लोग वहाँ मौजूद थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने वोट ही नहीं पाया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? वैसे कितना कियानी साहब ने उनके लिए इतना कुछ किया, इतने बड़े बड़े महाजों पे जाके लड़े, और जब उनको वापसी का वक्त आया कि उनको कुछ थोड़ा सा डिलीवर वापस कर दिया जाए तो उन्होंने ऐसा कर दिया उनके साथ। वो कहते हैं गिरती दीवार को एक धक्का और सही, धक्का मारा है, घर से धक्का दे दिया। हाँ, इन्होंने धक्का मारा है, which is extremely unfortunate। मियां गुल हसन औरंगजेब को दे दिया ना वोट जाके उधर। ओहो, वहां दे दिया। अपने वालों ने गेम खेली है। अच्छा, कि हम तो इनको पसंद नहीं, हमारा कोई प्रेफरेंस कोई नहीं है, हम मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दे रहे हैं, लेकिन उसमें सारे अपने प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी कर दी है, जिसके लिए वो कह रहे थे कि सीनियर प्यूनी जज आप क्यों नहीं लगा, सीनियर जज जो भी है उसको आप सुप्रीम कोर्ट का बस आप या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दें। तो वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, वोट दे दिए जाके मियां गुल हसन औरंगजेब को। मंसूर अली शाह साहब ने जाके दे दिया है मोहसिन अख्तर कियानी को। जो हुकूमत और क्या कहते हैं जो दीगर जजेस थे, क्योंकि जमाल खान मंदोखेल साहब ने तो वोट ही नहीं दिया क्योंकि वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी हैं, तो वो उस बेंच के सरबराह हैं जो ये 5 जजेस की जो कमेटी जो पिटिशन आई हुई है, तो इस वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया कि मैं अपना जो भी मेरी माइंड में बनाना नहीं चाहता। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उनके वोट्स जो थे वो डोगर साहब को गए, और अब डोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बड़ा जुल्म हुआ। किसके साथ? देखिए, आप कियानी साहब के साथ पहले मंसूर अली शाह साहब के साथ हो चुका है, लेकिन ये वाला तो बड़ा जुल्म हुआ है। वैसे ना इस पे कोई फातिहा फूतिया होनी चाहिए कोई। आप अजीब बात आपको पता है उन्होंने पहले भी जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था और जिसके अंदर डिसाइड होना था, कमेटी ने डिसाइड करना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था पकड़ के। और बॉयकॉट करने की वजह से जो एक चांस था कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो मिल के मंसूर अली शाह के हक में वोट दे दे, वो भी फारिग हो गया था। अभी भी इन्होंने यही हरकत की है कि जाके बजाय इसके कि मोहसिन अख्तर कियानी के हक में सारे वोट डालते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं। और मैं कहता हूँ प्लानिंग भी ना करते, कोई लॉबिंग करते हैं यार, कोई लॉबिंग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करते, अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहते। हाँ, एटलीस्ट जाके वोट दे देते बस। को 7-5 का ही सही, 6-5 का ही सही। मतलब भी बंदा कहता है यार मेरे हक च कोई 4-5 वोट पे ने, मैं ओपोजिशन च लेकिन तगड़ी ओपोजिशन। शाह साहब से बात कर लेते, नहीं शाह साहब से कह लेते कि आप हमारी तरफ वोट। वो गए थे ना बात करने, नहीं बात बनी, उन्होंने कहा नहीं। वो जब वो कोर्ट नंबर 1 में बैठे हुए थे ना, क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कोर्ट में कर लिया था। क्या नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूँ जज साहब को अप्रोच नहीं किया उन्होंने, ठीक है उनकी एक सोच हो सकती है इस केस में, जब मोहसिन अख्तर कियानी को वोट देना ही नहीं, इस केस में नहीं किया। आगे पीछे तो वो कह लेते। अली पिछले दिनों वो मुलाकातों के मामले पर अली मीन गंडापुर और अपने जो वो हैं लाहौर वाले जो हैं, क्या नाम है, वकील जो हैं
खोसा साहब लतीफ खोसा साहब, वो MNA भी है ना यार, वो कोड नंबर 1 में पहुंच गए। अब कोड नंबर 1 में बैठे हुए थे अपना क्या नाम है, शाह जी बैठे हुए थे, तो क्योंकि जो चीफ जस्टिस वो लाहौर बैठे हुए थे, तो उधर जाके उन्होंने कहा जी वो बात सुने हमारी, तो वो को केस जा रहा था, उन्होंने वहां जाकर अपनी वो कहा जी हमें मिलने नहीं दे रहे, उन्होंने कहा जी मैं की करा, उन्होंने कहा कुछ तो करो, उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये जुडिशियल साइड का मसला ही नहीं है, ये तो मतलब वो उधर है इंतजामी साइड का। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप चीफ जस्टिस को भेज दें, नहीं मैं कर सकता। तो वो अप्रोच कर चुके हैं उनको इस मामले में। बहरहाल थिंग इज जो अली कह रहा है ना, शाहजी देरफोन का आ रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं तो मोहसिन अख्तर कियानी को वोट देना था ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ भी ना करो। मंसूर अली शाह ने तो दे दिया ना कियानी साहब को वोट, इन्होंने भी जाके दे देना था। ये इंपॉर्टेंट बात इस वजह से है जहाँ पर सूट करती थी ना सीनियरिटी कि जी मंसूर अली शाह बने चीफ जस्टिस, वहां पे हमारे क्यों नॉर्मल पाकिस्तान तरीके से यार उधर भी बॉयकॉट कर दिया था यार। वो यही कह रहे हैं कि वहां पे भी रेजिस्ट कर सकते थे, वो चांस एक पैदा हो सकता था। मैं कहता हूँ इससे जो बुनियादी तौर पर सबक हासिल करना चाहिए हमारे जजेस को, वो ये है कि इन्हां ते नहीं रहना। सियासतदानों से वैसे ही बेवफाई आपको ना वो तवक्को करनी चाहिए, बेवफा होते हैं, इन पे नहीं रहना चाहिए, और जजेस को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस पे एक और चीज़ है जो हमें ना जिस पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। वो मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब ने एक वो थंबनेल आज लगाया है कि जस्टिस आयशा मलिक की तस्वीर लगाकर और उस पर उन्होंने एक तहरीर लिखी है कि वो छा गई, उन्होंने पता नहीं जहाद कर दिया है, क्या कर दिया, खड़ी हैं ये वो ना। सो ये जो तासुर है ना कि कुछ जजेस वो PTI के हैं या PTI की साइड लेते हैं, PTI को वो पसंद है, मेरे ख्याल से उन जजेस को भी अब सोचना चाहिए कि ये कोई अच्छा तासुर नहीं है। और ये जो तासुर नहीं है, उसके अलावा ये जो PTI है ये इस काबिल नहीं है कि आप इसके साथ खड़े हों, क्योंकि कल को ये आपके साथ ही खड़े होंगे। जब इनको आपसे एक मतलब खत्म हुआ या आपको उनको थोड़ा सा लगा कि ओए ये तो कोई दूसरी साइड ले रहा है, यही थंबनेल पर आपकी तस्वीर होगी और इतनी बेहुदा कैप्शन होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सके। वो आपने रब्बा इश्क ना होवे ड्रामा देखा हुआ, स्टेज ड्रामा? नहीं, आप बताएं। उसके अंदर ना इफ्तिखार ठाकुर को वो जुगते लगा रहा होता है, तारिक टेडी मरूम ना, तो वो जुगते लगा रहा होता है, तो वो आगे से नसीम विक्की जो है ना, वो कहता है ए 2 सफ़े वाली कापी है, जा है ही कर ला जो करना। ये वो वाले दोस्त हैं। उनका एंड आके ना इफ्तिखार ठाकुर कहता है तू मेरी वकालत ना कर। ये मशहूर लाइन तो है कि भाई तू मेरी वकालत ना करया कर, कि किन्नु तेनु किनी यारी समझाए लड़ाई होश ना लड़ी थी। तो ये वो वाले लोग हैं, इनके साथ। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है ना राणा साहब, आपने जो बात की, आपकी बात ठीक है कि ये वापस उनको नहीं देंगे, लेकिन ये जजेस सियासी जमातों के किसी के सपोर्ट में किसी में नहीं, ये तो पुरानी बात हो चुकी है पाकिस्तान में। मतलब एक अब तो ये कोई नई बात नहीं है कि जजेस जो हैं वो साइड्स लेते हैं, और पिछला जो दौर हुकूमत 2, 3, 4, 5 साल का गुजरा है, गुड टू सी यू कल्मिनेशन तो गुड टू सी यू कल्मिनेशन हुई थी। तुम मुल्क में आग लगाकर आ रहे हो मेरे पास, तो गुड टू सी। और बकायदा आउट ऑफ द वे जाके उनको कहा गया कि इनको एक प्रोटेक्टेड स्टेट गेस्ट हाउस में रखा जाए, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, ये साबिक वज़ीर आज़म है, और ये सारा कुछ जो किया गया। तो इससे तो मतलब दिस इज एन ओपन सीक्रेट इन पाकिस्तान ना कि ऐसा होता है, जजेस साइड्स लेते हैं। लेकिन दुख मुझे भी हुआ कि यार देखो कि कियानी साहब ने इनके लिए बहुत जंगें लड़ी, इस्लामाबाद को, हाई कोर्ट को एक महाज़ जंग बनाए रखा गया। आप यकीन करें, अगर कभी ये कोई डेटा एनालिस्ट होगा, इसका एनालिसिस करेगा ना कि इनके पास कितनी स्पीड से केस लगता था और कितनी जल्दी उस पर फैसला दे देते थे, और बाकी नॉर्मल केसेस जो होते हैं सेम मतलब जो होती है सियासी नौयत की, दीगर सियासी जमातों के, और माजी में जब वो होते रहे तो कितने कितने महीनों या कितने कितने सालों के बाद केस लगता था, जमानतें तो छोड़ें। और यही अदालतें हैं जहाँ से होलसेल जमानतें दी गई, और यहीं से कहा गया कि इनके तो खिलाफ अगर कोई केस बनाने का भी सोचेगा तो वो ना बनाए। यहीं से हुआ ना। इस सब के बाद भी अगर उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद नहीं करनी थी, छोटा सा एक वोट डालना था, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि उनके लिए कोई जलसे जुलूस करें, इतना कुछ करें। खैर जलसे जुलूस अपने लीडर के लिए नहीं कर सकते, तो इनके लिए उन्होंने क्या करना है, मुहर्रम के बाद उन्होंने कहा कि शुरू करें। हाँ, मुहर्रम के बाद शुरू करें, अभी करें, कल करें, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रमजान के बाद शुरू करें, ईद के बाद, बकरीद के बाद, मुहर्रम के बाद। लेकिन ये इसमें सबक है रबीउल अव्वल के बाद इन तमाम जजेस के लिए, क्योंकि आई नो कि ये जजेस ने बहुत सारे जजेस ने, इन जजेस में इसको स्पेसिफिक जजेस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जजेस ने बहुत सपोर्ट किया है PTI को, इमरान खान को, हत्ता कि उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व रही हैं और उनकी फैमिलीज़ ने उनके लिए कैंपेन्स किए हैं, इवेंट्स में बैठ के हौसला दिया है कि यार तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो या बैठी हो, तुम तैयारी पकड़ो, दिसंबर में इलेक्शंस हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने, सीरियस लोगों ने कहा है कि अक्टूबर के बाद गेम बदल जानी है। पिछले साल मैं कहा जी कैसे बदल जानी है, बस जी खत्म हो गई है कहानी, ये चेंज हो जाना है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई गई। तो बड़े वादे वईद इनकी फैमिलीज ने किए हैं, और ये बात मैं अब एक बहुत बहुत सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ इन जजेस को भी
और इनकी फैमिलीज़ को भी कि आप बाज आ जाएं। और हमारी अदलिया का जो किरदार है ना वो कभी अच्छा नहीं रहा, और वो मैं दोनों साइड्स का कह रहा हूँ। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का जज है वो भी गलत है, अगर कोई पीटीआई का जज है वो भी गलत है, नून का, पीपल्स पार्टी का, सबके गलत है। आइन और कानून पे चलना है तो चले। आपको तनख्वाह मिलती है और बड़ी कमाल तनख्वाह मिलती है और हमारे पैसों से मिलती है। अपना काम करें, चुप करके अपना काम करें, मैक्सिमम केसेस सुने। ऐ भी नहीं कि 1 बजे उठ के तुसी निकल जाना है, ये कोई बात नहीं है। आप शाम तक बैठे, रात तक बैठे, ड्यूटी पूरी करें और अपना काम करें, आइन और कानून के मुताबिक करें। जो लिखा है ना हमने, हमारे नुमाइंदों ने, उसको लेटर और स्पिरिट में फॉलो करें। ये जो कंप्लीट जस्टिस है ना, इसको कहीं घर में जाकर या कहीं अपने पास रखें जहां पर आपको नौकर होंगे ना आपके, वहां पे कंप्लीट जस्टिस करें। 2 नौकरों की लड़ाई होगी ना आपके, उत्थे कंप्लीट जस्टिस करो। सानू ना सुनाओ कंप्लीट जस्टिस। और राणा साहब, आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं, को पता नहीं हमारे खिलाफ भी कोई नोटिस जारी हुए हो कि आपने नहीं, मेरा ख्याल है कि राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत नेक नियति से कर रहे हैं, मगर मसला ये है ना कि सारे नेक नियत है नहीं ना, बदनीयत लोग भी होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कोई सिर्फ सियासी जमातों के हक की बात नहीं है। कियानी साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, ठीक है, तो वो उनकी अपनी एक, और फिर बाहर की पॉलिटिक्स होती है। आपको पता है कि एक ज़माना था जब ये केस चल रहा था फॉरेन फंडिंग का, तो उस ज़माने में जो कियानी साहब हैं वो हमेशा पीटीआई के ख़िलाफ़ जो अकबर एस बाबर साहब हैं उनको रिलीफ दिया करते थे, और आमिर फारूक साहब जो हैं वो हमेशा उसके खिलाफ वोट दिया गया। तो देखते थे भाई, देखते। तो फिर जब रोल्स चेंज हुए तो बाहर की पॉलिटिक्स जैसे जैसे इस्लामाबाद बार की चेंज हुई वैसे, और इस्लामाबाद बार के अंदर देखें मोहसिन अख्तर कियानी और जो आमिर फारूक साहब हैं, इनका बड़ा पुराना फड्डा है। इनका फड्डा जो है वो उस वक्त से है जब आमिर फारूक को साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद गए थे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बड़े अरसे तक उन्होंने जो है वो लोगों को पाबंदियां लगाते रहे कि यहाँ पर वोट, यहाँ पर आपने आज पेश नहीं होना। वुकला जाते थे, वो कहते थे पेश नहीं होना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नहीं, बाद में जज बने। पहले वो रिलैक्सेशन हुई है। इसका मतलब है कि कहीं कहीं बात चली और फिर वो जज बन गए। जज बनने के बावजूद वो, क्योंकि वो बार के नुमाइंदे थे, वो साकिब निसार के नुमाइंदे थे या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली आए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट से, तो उनके दरमियान ये कशमकश जारी रही। और फिर जब आमिर फारूक साहब इस तरफ हो गए तो कियानी साहब इस तरफ हो गए। ये इनका जो, हाँ, इसमें सिर्फ वो का साथ देने वाली बात नहीं है, ये आपस की इनकी जो टसल्स हैं और इनकी जो बार की पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ भी बहुत है। ये अली देखिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अली ने एक एस्पेक्ट को टच किया है, एक जज की। अगर आप इन सब के मामलात खोलेंगे ना तो तानू यह जे मसले मिलेंगे। भाई वो सुमन साहिबा जो हैं वो तो पीटीआई की ऑफिस बेरर थी बार के जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर। यस थी, बिल्कुल थी। अच्छा खैर बात, अच्छा नहीं, मैं लास्ट पॉइंट, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, उनके पास इन सारी कहानियों की डिटेल्स होती हैं। आज मसला ये है कि कुछ ये वाली साइड पे बैठे हैं और कुछ ये वाली साइड पे बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जो दूसरी साइड वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं, अपने जो जजेस ने उन्होंने मिट्टी पाई हुई है। सो ये हमारे यहाँ भी बदयानती चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी जज के मामलात में बात नहीं हो रही तो वो कुछ साफ सुथरा है। मेरा एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट यही है कि आप आइन और कानून के ताबे हैं, उसके ताबे रहें, अपनी तनख्वाह लें, काम करें, मेहनत से करें, टाइम पूरा करें, पंच इन पंच आउट, घर जाओ, लाइफ एंजॉय करो। अच्छा राणा साहब, कहानियां ना सुनाओ। राणा साहब गाले की है कि ऐसे जो आप बता रहे हैं इसमें आगे आपके मजीद मुतालबात होंगे, दुनिया से वर्ल्ड पॉवर्टी भी खत्म हो जाए, हंगर भी खत्म हो जाए, इसराइल जो है वो तब खत्म हो जाए, फलस्तीन एक मुल्क बन जाए। मतलब आप मांगने को जो मर्जी मांगते हैं, सारे मोहब्बत ना प्यार मोहब्बत ना रहना चाहिए, दुनिया में पीस एंड लव इन द वर्ल्ड हो जाए, ऐसा तो होना नहीं। और जहाँ तक आपकी बात है फैमिलीज की आपने बात की, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कियानी साहब जो हैं वो बेचारे बड़े बुरे, उनके साथ तो डबल काम खराब हो। एक वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, घर जाके उन्होंने बुढ़ी ਨਾਲ भी लड़ाई हो गई होगी कि तू मैंने किहड़े पहले आए रखा, उन्होंने मैंने वोट भी नहीं पाया। उन्होंने घर हो सकता है उन्होंने रात सोफे तो सोना पै गया होवे। तो आप ये भी तो सोचे ना कि घर में भी लड़ाई झगड़ा, आपने जिस तरह कहा कि सोफे वाले कमरे में तो कैमरा लगा होना है। ओह हाँ, दूसरी साइड भी बड़ी अच्छी है, आगे चलो। अच्छा दूसरी साइड ਇੱਥੇ तो नहीं कैमरा कोई लग गया यार है, चेक कर लीजिए। 3 लगे हुए हैं, there is literally 3 cameras here, एक ये भी लगा हुआ है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि हम जो है सार्क खत्म हो गया। सार्क नाम की कोई चीज है, हमारे नाज़रीन को पता नहीं पता है कि नहीं पता, नहीं कहना नहीं मतलब खत्म नहीं, वो बेसिकली बढ़ गया। अच्छा ऐसे कर लो, वो सार्क का प्रोग्राम बढ़ गया। हाँ ऐसे कर ले, सार्क का प्रोग्राम बढ़ गया। देखिए इसमें इंडिया की बदयानती है। इंडिया ने सार्क को इफेक्टिवली जिसको कहते हैं ना आपको कि उसको रिडंडेंट कर दिया, उसको उसके वजूद को, क्योंकि इंडिया बड़ी गेम में चला गया ना, वो कॉर्ड का हिस्सा बन गया है। और चलो बच्चे हैं इन्होंने फारिग कराओ,
आई एम अ बिग गाय ना नाउ. अब ये हो रहा है कि चाइना और पाकिस्तान आर इन डिस्कशन कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस रीजन के लिए, साउथ एशिया के लिए बनाया जाए, जिसका फिर काम वही हो और उस काम में थोड़ी सी जिद्दत भी लाई जाए, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ लीडिंग दिस रीजन. ईरान का भी मसला हुआ है, उसमें किसी ने जाके इंडिया को नहीं पूछा कि पाइन की करना है. पाकिस्तान हैड अ सीट ऑन द टेबल. Field Marshal Asim Munir was in Washington having a lunch with President Trump while the Iran-Israel conflict was ongoing. और वहाँ पर कुछ बातें ट्रम्प साहब ने की, उनके कुछ जवाबात फील्ड मार्शल साहब ने दिए. ये बात जहन में रखेंगे, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, वही बातें वहाँ पर की गई हमारी साइड से, और अमली तौर पे भी वही चीज़ें की गई. कोई किसी को फेवर ऐसा नहीं दिया गया होगा जो बेसिस दे दी, फजूल बातें ना, ये हमारी एयर स्पेस यूज़ हो गई, झूठ, सब झूठ. तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, इस पे परवीन सानी हु इज़ अ इंडियन एनालिस्ट, ह्यूजली रिस्पेक्टेड बिकॉज वो बहुत सी सच्ची बातें करते हैं. उन्होंने इस पे भी कुछ बात की और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, बट उन्होंने कहा है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कश्मीर पर, बिकॉज कश्मीर इज़ अ रीजनल इशू, इट्स अ बायलैटरल इशू. बट इस तरह की जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसमें चाइना और पाकिस्तान का किरदार होगा और अहम होगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो फिर नहीं छोड़ेगा ना कश्मीर के इशू को. और मोर ओवर वो जिस तरह उन्होंने SCO में जाकर रशिया में वो गुफ्तगू हुई है डिफेंस मिनिस्टर्स की, वहाँ पर जिसने बलूचिस्तान के मामले को हाईलाइट किया, तो वहाँ पर भी हाईलाइट किया जाएगा. इंडिया भी कोशिश करेगा कि वो अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करे. बट ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान और चाइना ही ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, पता नहीं इंडिया उसमें शामिल होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब हर हफ्ते या महीने में एलामिया आ रहा होगा तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा. सो दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट. और इंडिया अपनी ग्लोबल पोजीशन, रीजनल पोजीशन और घर में पोजीशन, ये तीनों तेज़ी से लूज़ कर रहा है और पाकिस्तान तेजी से गेन कर रहा है. यार अली, ये हम कोई किसी ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में तो नहीं रह रहे? ये ईरान साहब ने जो सारी बातें की हैं, पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट में आ गया है, पाकिस्तान प्लेयर है, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं रहा, ये सारी बातें, यार क्या हो गया पाकिस्तान को? कोई नई चीज़ हो गई, कोई नया, कोई हम फूक दिया किसी ने? बात ये कि वकास ने जैसे बात की कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स, तो इसको मैं नहीं कहूँगा. ये इसी यूनिवर्स के अंदर जब आप ऑल्टरनेटिव रियलिटी, जब आप बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना, बोंगियाँ मारते हैं, तो फिर उसमें होता है. फॉर एग्जांपल हैप्पी मोहन जैकब जो के मतलब एक डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं सारी अमेरिका के अंदर जाके, उन्होंने अब से कोई 1 साल पहले, मुझे याद है पिछले साल अप्रैल या मई जून जुलाई की बात है, गर्मियों की बात है पिछले साल की, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि साउथ एशिया जो है वो कोई रीजन ही नहीं है, वो तो बस ये नेम है. जब आपकी सोच ये हो कि नेपाल डजेंट मैटर, पाकिस्तान डजेंट मैटर, बांग्लादेश डजेंट मैटर, श्रीलंका डजेंट मैटर, मालदीव्स डजेंट मैटर, बांग्लादेश डजेंट मैटर, इंडिया मैटर्स एंड इंडिया मैटर्स विद, और उसकी जो वो 9 दौलतिया होता है ना, वो कहता है मैं डिफेंस से घर लेना हूँ, तो वो डिफेंस में घर लेने के लिए जो है ना गुलबर्ग में घर लेके, जो वो पता पीछे से तो वो है तो शादबाग कहीं ना, तो अब वो उसने जब no disrespect to people living in Shadbaग. Shadbaग used to be a very साफ सुथरी place. I think it was once upon a time. India also used to be a good country. लाहौर का सबसे साफ सुथरा इलाका था. point. India also used to be a good country once upon a time. तो बात यह है कि जो उनकी, जब आपने रीजन को इस तरह से फॉरसेक कर देते हैं तो फिर रीजन भी आपको फॉरसेक करता चला जाता है. अभी हुआ ये है कि वाइल क्वाड का मेंबर आप जब बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, तो उस वक्त आपको लगता है कि आपकी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है वो बहुत ऊपर चली गई है. प्रवीण सोहनी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, देखिए उनका जो व्यू है वो है ग्लोबल साउथ वाला. आई एम नॉट गोइंग टू से, या मैं इस तरफ कमिट नहीं करूंगा ऑलरेडी कि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुका है. आई थिंक इंडिया हैज़ पावरफुल फ्रेंड्स, बट ऑल्सो बिकॉज इंडिया हैज़ दिस ह्यूब्रिस कि जी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, $4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं. तो $4.19 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको वेस्ट उनकी इस मेंटालिटी को यूज़ करता है एज, उनको देखता है कि यार ये तो ATM है, फिर इनको J30, इसको F-35 बेचो, F-22 बेचो, इनको S-400 बेचो, वगैरह वगैरह. तो इंडिया जो है उसकी जो ताल्लुकात हैं वो रीजन के अंदर ख़राब होते चले गए हैं. पाकिस्तान जो हमने इस वक्त मई के अंदर जो वॉर हुई है उसमें हमने देखा ये कि पाकिस्तान कंप्लीटली फुल्ली इन टाइटेस्ट एम्ब्रेस विद चाइना, जो कि हम देख नहीं पा रहे थे. बट द रियलिटी इज कि 81% ऑफ आवर टोटल डिफेंस इक्विपमेंट नाउ कम्स फ्रॉम चाइना. 19% बाकी दुनिया से आ रही है. हम
फाइनेंशियली अभी भी वर्ल्ड बैंक के साथ, एडीबी के साथ, अमेरिकन या जो पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम अभी भी एफिलिएटेड हैं, या उस साइड पर हम देखते हैं फॉर फाइनेंशियल बेल आउट्स। लेकिन हमारी मिलिट्री जो ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी चाइना से पूरी हो रही हैं, नंबर 1। देन चाइना हैज़ जस्ट रोल्ड ओवर अ ह्यूज जो लोन है पाकिस्तान का, कोई $3.5 बिलियन के करीब है, तो उसको उन्होंने रोल ओवर किया है। नाउ चाइना इज अ ह्यूज प्लेयर इन द रीजन। चाइना सिर्फ, और आप ये देखें ये साउथ एशिया के अंदर, चाइना का साउथ एशिया से तो पूरा बॉर्डर लगता है ना, पाकिस्तान से लगता है, नेपाल से लगता है, इंडिया से लगता है, तो ये बहुत बड़ा एक है। और इंडिया से आप ये बात ध्यान में रखें कि बांग्लादेश से भी कोई बहुत लंबा नहीं है, वो जो चिकन्स नेक है उसके, तो वो बहुत लंबा कोई उनका रास्ता नहीं है जो बांग्लादेश, दे आर वेरी क्लोज टू इट। चाइना तो जो आर्कटिक ओशन है ऊपर रशिया के ऊपर, चाइना तो वहां पर भी गेम खेल रहा है, हालांकि उसका कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक का। सो चाइना इज अ मेजर प्लेयर इन द रीजन। और चाइना अगर किसी मुल्क को ये कहता है ना, तो जो उनका इनडिविजिबल सिक्योरिटी का जो उनका व्यू है और उनका आइडियोलॉजी है, जिसके मुताबिक आप किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को किसी किस्म का थ्रेट नहीं दे सकते, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, एंड वी बोथ नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। चाइना की, और साथ साथ इसी तरह वो इकोनॉमी को भी इसी तरह देखते हैं कि ये एक जीरो सम गेम नहीं है कि मैं आपसे चीज ले जाऊंगा तो मेरा फायदा होगा, आप मुझे अपनी चीज बेचेंगे, मैं आपको अपनी चीज बेचूंगा, हम दोनों का फायदा होगा। सो चाइना एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको प्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आप चाइना से कंप्लीटली, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक के साथ वो बहुत हैवी लेवल्स की ट्रेड कर रहा है। तो उन 150 ममालिक के ऊपर उसका जो इन्फ्लुएंस है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, उसका फायदा पाकिस्तान बेसिकली आप उस ग्रुप पे जा सकते हैं जो सारा चाइना ग्रुप है। इट इज द न्यू, दुनिया के अंदर जो नई बड़ी अलाइनमेंट है, उसमें यू आर अगेन राइट प्लेस, यू आर अगेन ऑन द राइट साइड, अगेन ऑन द राइट साइड। यस, मतलब टू बी फेयर टू द पीपल हूएवर मेक दीज पॉलिसीज, जहां जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल चेंजेस का फायदा मिल सकता था, हमने उठाया, बिल्कुल उठाया, इसमें वॉर में भी उठाया। और अकल का काम यही है, हम छोटा सा मुल्क है, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई पोजीशन। आई जस्ट हैव अ कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये बड़ी बात की गई है, लोग पूछते हैं कि चाइना इस दफ़ा इतना खुल के क्यों आया। चाइना कभी भी इतना खुल के सामने नहीं आया जितना इस दफ़ा आया पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में। उसकी वजह ये थी कि कुछ फॉरेन एक्टर्स, नेमली इजराइल, was involved in this clash, not just in terms of selling weapons to India, but also encouraging India to carry out this operation, जिसकी वजह से चाइना को एक एक्टिव रोल लेना पड़ा और वो आया पाकिस्तान के सपोर्ट में, डिप्लोमेटिकली भी और वेपन्स को प्रोवाइड करने में और सारा कुछ करने में, और टेक्नोलॉजी उस वक्त पाकिस्तान को अवेलेबल करने में सामने आया। बिकॉज उधर से भी कुछ फॉरेन एक्टर्स जो थे वो इंडिया के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व थे सारे ऑपरेशन में। तो ये हमारे यहाँ कुछ रियलिटीज हैं। इंडिया, चाइना विल नेवर अलाउ foreign influence in this region, especially of Israel or America. Direct involvement वो नहीं allow करेंगे। इसराइल का तो पता नहीं कि चाइना और इसराइल के आपसी को अगर इस तरह के होंगे, उनके अच्छे खासे ट्रेड है, ट्रेड होगी ऐसा आई डोंट थिंक। बट लेकिन अली ने जो बात की ना, वो विक्टर गाओ ने बारहा ये इंडियन चैनल्स के ऊपर बड़ी क्लियरली जा के और इसी तरह ही कहा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस का जो राइट है उसकी मदद करने के लिए हर हद तक जाएगा, वो जाएगा। बट ऑल्सो मैं इसराइल वाली चीज़ को भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। इसराइल का जो उसके लीडर्स थे सिंस द बिगिनिंग ऑफ इसराइल, यानी 1917 ऑनवर्ड्स, 1917 से ऑनवर्ड्स उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमेशा से बहुत रिस्पेक्टेबली देखा है। दे सी इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ वेरी रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ग्लोबल साउथ की वॉइस है, जो कि एंटी इंपीरियलिस्ट है, जो कि अमेरिका से बरतानिया से लड़ रही है, नॉन वायलेंस का उनका जो, तो उसकी एक इंटरनेशनली उसकी इसराइल के साथ ही नहीं, मतलब सिर्फ आयरलैंड की जो फ्रीडम स्ट्रगल है या अरब कंट्रीज़ की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो बहुत क्लोजली इस नेहरू के साथ होता है। इवन माओ ऑल्सो हैड दिस थिंग कि यार इंडिया जो है ना वो एक मतलब एक बड़ी सिविलाइजेशन है और उनकी एक एंटी इंपीरियलिस्ट उनकी स्ट्रगल है, ऑल्दो नॉट फुल्ली कमिटेड विद देम बिकॉज उनको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते थे। उसकी रीज़न ये हो गया यार ये थोड़े से ना ज़रा एजेंटी भी करते हैं गोरे की। इसराइल का 1962 की वॉर में जब इंडिया से चाइना से जंग हुई इंडिया की, तब भी 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, स्पेशली इन 1999 कारगिल वॉर में इसराइल ने हमेशा से इंडिया की मदद की है। और इंडिया उनको घास उस वक्त नहीं डालता था, मगर इसराइल हमेशा से इंडिया के साथ एक नेचुरल अलायंस अपना समझता है। उसकी वजह यह है कि ये जो
मुस्लिम वर्ल्ड है, इसके एक एज पर इसराइल है और दूसरे एज पर इंडिया है. सो दे हैव ऑलवेज, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव हेल्प्ड इंडिया. 2006 ऑनवर्ड्स, स्पेशली 1986 के अंदर उनकी आखिरी जो उनकी आपस में एक डिप्लोमेटिक टसल है, उसके बाद से 94, 2006, 2008 हर दौर के अंदर इस, और 2008 ऑनवर्ड्स स्पेशली जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी में मदद दी है इंडिया को पोस्ट मुंबई अटैक्स, तो उनके जो टाइज हैं वो डीपन होते चले गए हैं. 2017 में इट वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 60-70 ईयर्स जो कि नरेंद्र मोदी जो स्टेट विजिट पर इसराइल गया. सो इसराइल और इंडिया के जो टाइज हैं वो डीपन होते चले जा रहे हैं. हिमाचल के अंदर उनके पास पोजीशंस हैं, शहर हैं, बाकायदा टाउन्स हैं जो कि कम्प्लीटली all 100% इजरायली टाउन्स हैं. सो दे हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद ईच अदर, बहुत करीबी ताल्लुक है उनका आपस में. एंड चाइना का इसराइल से कहीं ज़्यादा जो बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि दिस इज़ आवर पासपोर्ट टू द वर्ल्ड. पाकिस्तान हमारा पासपोर्ट है दुनिया के लिए. पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उससे चाइना 100% कमिटेड है, वेदर इसराइल इज देयर और नॉट. अच्छा, बात ये ना कि आपने ये सारी बात बता दी, इजराइल हैज़ ऑलवेज बीन इंडियन कैंप के अंदर है, वो सारा कुछ है. अब मसला ये है कि जो तीसरी हमारी खबर है वो है इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में, और वो खबर इस तरह है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, वैसे तो उनका हम बयान डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, वो अजीब व गरीब बातें करते हैं तो इससे बन जाता है. आई डोंट थिंक कि अब उसकी जो बातें उन्होंने की हैं वो हमारी जो एक्चुअल पॉलिसी साज हैं उनकी बातों को कितना वो रिप्रेजेंट कर रही हैं. ये अच्छा, चलिए फिर ये इसराइल से बात समझो, मुझे बताओ कि इसराइल जो है वो स्क्वायरली इंडियन कैंप के अंदर है, लेकिन फिर ये जो इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात है हो रही है और पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है कि पाकिस्तान का इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में क्या ख्याल होगा. और वो स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है. वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं, कंटेंट क्रिएट होता रहता है हमारा, हम तो बड़े खुश हैं. अब क्या वो हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनकी भी बात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो अपनी गर्मजोशी में कुछ बातें कह गए? उन्होंने जो बात कही है, जो राना साहब ने पिक की है और हम डिस्कस करने के लिए लेके आए हैं, हमारे राना साहब, थैंक यू, आप खबर लेके आए हमारे लिए, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपना मफाद जो है वो देखेगा सबसे पहले इस फैसला करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स में सिर्फ हम तो नहीं है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी ये प्रेशर है. हम तो है ही नहीं, मतलब ये कि ये सऊदी अरब की तरफ भी जा रहा है कि वो भी साइन करेंगे, और इस तरह दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ है. अच्छा, अब दुनिया में पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई अगर सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेता है, जो इसराइल के प्रोपोनेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं भाई आपका क्या मसला है. तो क्या आप दोनों मुझे ये बता सकते हैं कि पहली बात तो कि क्या पाकिस्तान जो है कोई ऐसी हरकत करने जा रहा है राना साहब के हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? ये बातें जो बार बार इस किस्म की जा रही हैं, और वो हम अपना मफाद देखेंगे, मतलब हमारा अपना मफाद क्या होगा? अगर हमें आ रहे मफाद में हमें कोई पैसे मिल जाएंगे, डॉलर मिल जाएंगे, तो हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे. इस सूरत हाल में कि जो आज कुछ हो रहा है, मतलब वी नॉट टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स अगो, हम अगर 10 ईयर्स अगो तैयार नहीं थे तो आज तो हालात बहुत ख़राब है ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और जो मैं आपको बात कर रहा था ना, सो ये एक ग्लोबल पिक्चर है. इसके अंदर जो इसराइल की मूव है अपनी एक्सेप्टेंस के लिए, वो सऊदी अरेबिया वाज ऑलमोस्ट रेडी. और ये जो मामला हुए हैं गज़ा में, अगर ये ना करता इसराइल तो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से मूव हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग इसराइल एज अ स्टेट. बिकॉज मैं MBS तो ऑन रिकॉर्ड है ना, MBS हैज ऑन रिकॉर्ड टोल्ड, जो सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन थे इससे पिछले वाले, उसको उसने क्लियरली बताया कि उसने कहा कि फॉर मी इट्स नॉट एन इशू, पैलेस्टीनियन इशू इज नॉट एन इशू एट ऑल, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरी जो कौम है या मेरी जो आबादी है उसका 60% से ज़्यादा नौजवान है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू दिस थिंग. और वो पहली दफ़ा में ये देख रहे हैं कि इसराइल किस तरीके से बुरे तरीके से मुसलमानों को मार रहा है. तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे कहें कि मैं आपको साथ कंसीड कर दूँ और उसको कर लूँ, तो दूसरी तरफ से भी कुछ नहीं ना. और उसने ये तक कहा, और हैरत की बात है मेरे लिए, उसने कहा कि अभी निकल जाए बाहर, ठीक है, और हमारी कोई अगर रिकॉर्ड होना है वो करवा लें, उसके बाद मैं चाहे कि दोबारा बैठ जाए मेरी बिला से. एंड दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, और ये रिपोर्ट हुआ है अमेरिकन प्रेस के अंदर. तो इसको मद्देनजर रखते हुए जरा सोचिएगा कि हम जो अपना जाती मफाद की बात कर रहे हैं फिर वो किस तरफ बात जा रही है. तो मैं जो आपको वो बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इसराइल, बिकॉज पाकिस्तान का उसमें कोई गेन नहीं है. ये गेन है कि सऊदी अरबिया अगर पाकिस्तान को कहता है कि यार कर ला, कोई नहीं असि ताड़ी मदद करांगे, वो एक अलग मामला है. मैं वैसे MBS की गलती थे, मतलब खान साहब ने इतबार नहीं किया तो मैं क्यों कर सकता फिर. लेकिन पाकिस्तान को इस बात में एक ऐसा, पाकिस्तान की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में जब तक पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक एक बात रह जाएगी
कि बाकी मुल्कों ने क्यों एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, और जो मैं आपको पहले रेफरेंस दे रहा था, आप बस ये सोचें कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पे हमला किया था वो हमला कर चुका, वो उन्होंने मिसाइल मार दिए हमारे शहरों में, और इंडिया का कोई जहाज़ नहीं गिरा, और उसके बाद कोई इंटरवेंशन होती, उसमें प्यार मोहब्बत से कोई मामला तय हो जाते जैसे भी होते, तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होती, पाकिस्तान की लीडरशिप क्या होती, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म किसको मुंह दिखाता, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहाँ खड़ा होता, और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, जो सिचुएशन है, एक साहब जो जेल में बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी इस मुल्क में क्या क़यामत ढा रहे होते। आप जस्ट इमेजिन करें उस चीज़ को, और उसके बाद चीज़ें किस तरफ जाती हैं, क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं ना ये लोग जो अभी इस टाइम बैठे हुए हैं। सो ये जो बिसात बिछाई जा रही है ना, इसको प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको एक ग्लोबल लेवल पर, कि ये जो प्रेशर है ना, अब वो जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस टाइम मार्को रूबियो साहब, वो हर चौथे दिन शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन कर लेते हैं। पहले तो हमारा कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होता, तो यहाँ पर तो फ़ोन आ रहे हैं, तो वो एवं नहीं आ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये इस बात पे मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, और ये बात अमेरिकन्स को, इजराइल्स को बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि ईरान का जो वाक़या हुआ है उसमें भी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई थी। उनको कहा गया था कि आप इस जंग से या तो बाहर रहें या पॉजिटिव किरदार अदा करें। उनको ये बताया गया एक बहाने के तौर पे, एक एक्सक्यूज़ होता है ना, कि हमारा बॉर्डर लगता है और बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री टेररिस्ट एक्टिविटी है, अगर आपने वहाँ पे हमला किया और रजीम चेंज हुई तो हमारा बॉर्डर जो है हॉट हो जाएगा और हमारे लिए बलूचिस्तान संभालना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से हम इससे बाहर नहीं रह सकते। जब पाकिस्तान नहीं बाहर रह सकता तो फिर चाइना भी बाहर नहीं रह सकता। सो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको बिल्टअप किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अब्राहम अकॉर्ड में भी आगे चलकर पाकिस्तान अपनी बात आगे रखेगा और पाकिस्तान अपने मतलब का रेजोल्यूशन चाहेगा इन गज़ा, इन पैलेस्टाइन। ये जो कह रहे हैं ना कि हम मान लेंगे, और गे मान लेंगे फ्यूचर टेंस पे, आप हमारी बात मान लो, आप साइन कर लो, ऐसे नहीं होगा। अगर ट्रूली टू नेशन एस्टैब्लिश होती हैं, पैलेस्टाइन और इजराइल, फिर उस पर कोई बात। अच्छा, अब इसमें भी मैं नाज़रीन के लिए ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बता दूं कि हमने भी कंसीड की है अपनी स्पेस यहाँ पर। ये नहीं है कि हम कोई रिजिडिटी से कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो शायद नहीं डिलीवर की जा सकती। आपने 2 स्टेट की बात की, पाकिस्तान नेवर बिलीव्ड इन 2 स्टेट सोल्यूशन। अब जाके हम भी ये कह रहे हैं कि चलें 2 वायबल कंट्रीज़ ही बना दें। ठीक है, आप फ़लस्तीन की सारी ज़मीन वापस नहीं करना चाहते, सारा फ़लस्तीन वापस नहीं करना चाहते, तो कुछ कर दें। तो अब हम 2 पे गए हैं। अली, आप एग्री करते हो? आपका क्या ख्याल है, हम कर रहे हैं इजराइल को? सॉरी, 2 स्टेट से मेरी मुराद ये कि इजराइल तो एग्जिस्ट करता है ना, पैलेस्टाइन को हमने रिकॉग्नाइज करते हैं, पर हम कहते हैं पाकिस्तान की ओरिजिनल पॉलिसी के तहत डज नॉट बिलीव इन इजराइल है, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। आई नो ये हमारा वो है, लेकिन वो जो अगले होगा, मेरा ख्याल है हमारा जो कंसेशन है वो ऑलरेडी हम ही दे चुके हैं। आपने जो 2 स्टेट वाली बात की ना, ये हमारा मैक्सिमम कंसेशन पाकिस्तान से ये मिल सकता है, और ये भी वायबल कंट्रीज। ये मजाक नहीं है कि एक यहाँ पे छोटा सा 4 कनाल की जगह दे दी, 6 इधर दे दी, आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। छोटे छोटे वो जिस तरह साउथ अफ्रीका में करने की कोशिश की गई थी अफ्रीकाइट वाले टाइम में, कि जो हैं वो अफ्रीकन, उनको बेचारों को छोटे छोटे उसमें बंद कर दो, उनको बनी भुंटूस कहते थे, कुछ इस तरह का वर्ड था। सॉरी अली, आप कुछ कह रहे थे। देयर विल बी नो रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन ना होगा, ना पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा। हम जो पहले बात कर रहे थे चाइना के हवाले से, एक नए ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से, Israel is going to lose its relevance in the global order in the coming few years. If it hasn't already. If it hasn't, अव्वल तो नहीं अभी है, because of America। जब तक अमेरिका है, क्योंकि वही बात है ना कि जब तक आपका एक बड़ा सबसे बड़ा गुंडा आपके साथ है, वो है, और वो जब हटता है ना तो उसको इतनी मारनी पड़ती जितनी उसके चमचों को पड़ती होती है। तो इसराइल की जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर है, इसके अंदर कोई रेलेवेंस नहीं है। पाकिस्तान विल हेज इट्स बेट्स। पाकिस्तान टाइम लेगा, बहुत हम्बुल से 10 साल 12 साल 15 साल वेट करेगा। 10 12 साल 15 साल के अंदर अंदर ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। आप ब्रिक्स को देख लें, आप इस रीजन के अंदर जो नई अलाइनमेंट्स हैं उनको देख लें। आप ये बात जहन में रखें कि ये जो ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया है, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ने आकर हमला किया ना, अमेरिका खुद उसमें एंटर हो गया। बिल्कुल। जो अरब स्ट्रीट है, चाहे वहां पर मोनार्कीज हैं, लेकिन जो अरब स्ट्रीट है वो अपनी मोनार्कीज के साथ नहीं चलेगी इस मामले में।
UAE can do whatever it wants because UAE is 17% street and 83% diaspora. So UAE कर सकता है अगर वो उसको शौक है, पैसे उसके पास हैं, वो उस पैसे को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे, अपने पैसे हैं जो मर्जी जी में करो. सऊदी अरेबिया कैन नॉट. इसी तरह बहुत सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया बहुत बड़े मुल्क हैं इस रीजन के अंदर, बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जब तक साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की ये 3 ममालिक जो हैं वो कबूल नहीं करते, सऊदी अरेबिया के लिए बहुत मुश्किल होगा. नंबर 3, जो चाइनीज़ टिकटॉक आप देखें, जो चाइना की अपनी जो वो बनाते हैं वो चाइनीज़ में उसकी सारी वो होती है, वो मुझे उसका नाम भूल रहा है. सो उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इट्स एक्सट्रीमली एंटी इजराइल. ठीक है, दुनिया के अंदर I think लेकिन उसकी भी सुन लीजिए ना, वो भी बात सुन लीजिए. Like most of the world, why has the world turned against Israel? Yes, Yeah, this is very important. The world has turned against Israel. World has turned against Israel because of TikTok. Because they've seen this, na? Because of TikTok. Yes, because now people are getting information आपकी and जो news information है उसको सेंसर वेस्ट नहीं कर रहा. And they're buying it now. अगर किसी ने information जो है वो उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता था पहले, वो सिर्फ वेस्ट कर सकता था. आज उसको चाइना खुद इन्फ्लुएंस कर सकता है. चाइना के अंदर स्कूल्स के अंदर आई हैव सीन वीडियोस वेयर दे आर डूइंग वर्कशॉप्स ऑन मिडिल ईस्ट, जहां पर वो फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री की जो है ना वो नारे लगवा रहे हैं. स्टूडेंट्स को इतने इतने से छोटे छोटे से 13 14 साल के बच्चे, उससे भी छोटे 9 10 साल के बच्चे, उनको वीडियोस दिखाई जा रही हैं गजा के अंदर क्या हो रहा है, गजा के अंदर क्या होना चाहिए. चाइना इज एक्चुअली ऑलरेडी सेटिंग द टोन इन द रीजन. ठीक है, टिकटॉक के जरिए, अपनी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के जरिए, उसका जो इन्फ्लुएंस है ट्रेड के जरिए. चाइना ने जिसको साथ खड़ा करना, इधर इसाक डार को खड़ा किया है, इधर जो है वो की नासी होता, वो पाइजड़ा है उन्होंने, सोहेल शाही ने, क्या नाम है उसका, उसको साथ खड़ा करके जो है वो आपने नहीं अफगानिस्तान का जो है. इसी तरह जब ईरान के अराकची को खड़ा करके और सऊदी अरेबिया को, तो वहां पर भी चाइना दरमियान में खड़ा हुआ है. चाइना इस रीजन को कनेक्ट करने जा रहा है एंड इजराइल हैज नो प्लेस इन दिस रीजन्स फ्यूचर. अगर किसी को ये लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स करवा के सऊदी अरेबिया से, बिकॉज उनको भी ये पता है कि ये हमारे पास आखिरी 5-7 साल हैं, इसके अंदर जो होना है हो जाएगा. अगर ये नहीं हो सका देन इजराइल विल बी ambushed from all sides. Because people have woken up और ये TikTok और इसी वजह से. Let's not forget कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है, ईरान ने भी इसराइल के साथ कोई कट नहीं की थी. बिल्कुल. और ये जो ईरान ने इसराइल के साथ जो बबल था, जो मिथ था ऑफ इनविंसिबिलिटी कि जी ये डेविड स्लिंग है और वो आयरन डोम है और वो की है, वो सारा कुछ उन्होंने कहा भाई 25 में से आखिरी दिन 25 में से 10 मिसाइल जाके लगे. बिकॉज़ इवेंचुअली तो वो ठीक है. अब अगर आपका 100 में से 3 लग रहे थे और 25 में से 10 लग रहे हैं, दैट्स 40% स्ट्राइक रेट. 40% से जिस वक्त इसका तो बैटरीज जो है, इसका मतलब है फारिग होना शुरू हो गई ना. यू आर fast approaching a point where 25 out of 25 are going to hit. Then what will happen? तो अगर ये 10 दिन और चलती रहती जंग, तो क्या होता है? Now Qatar has to see, Saudi Arabia has to see, UAE probably has to see कि हमारा जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रीजन में, वो खुद भी प्रोवाइड कर सकता है. वो तो भाग गया ईरान से. वो तो एक बम मार के निकल गया वहां से, वो जहाज रुका ही नहीं है, वो सीधा ही निकल गया. इंडिया के ऊपर से आया यूं करके, अरेबियन सी के से गुजरा है, ईरान पे बम मारा है, सीधा आगे बस में घर उसने सीधा ही वो पूरा गोल चक्कर दुनिया का काट के वो वापस पहुंच गया 1 घंटे 10-12 घंटे के अंदर. This is 36 hours. This is what America did. क्या, लेकिन वो हमारे एक सीनियर हैं व्लॉगर, सहाफी, यूट्यूबर, वो तो कह रहे थे कि जहाज कोई होता है वो पता नहीं 40,000 या पता नहीं 28,000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चला जाता है, नूरी की स्पीड से, लाइट से. नूरी की वो तो टाइम मशीन बन गई ना, जो लाइट की स्पीड से अगर कुछ ट्रैवल करना शुरू कर जाए. अच्छा, by the way, Israelis are trying to buy TikTok. Trump is I don't know man. The thing is, जिस तरह अली ने कहा और जिस तरह मेरा भी अभी ख्याल है कि वो एक टाइम होता है हर चीज का ना, अब वो खत्म हो चुका है. अब जो बाइंग की बात है ना, देखें ये उनके वही बेस्ट वाला मॉडल है ना उनका, कि जी वो चीज है वो खरीद लो. प्रॉब्लम ये है कि वो चाइना का बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है. तो वो टिकटॉक नहीं, वो सारा का सारा डिजिटल मीडिया के ऊपर उनकी जो गेम है वो सारी आइडियोलॉजिकल है. ताकि वो अपना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनकी डिजिटल पॉलिसी बनाता है. वो कोई पैसे लेकर नहीं बना रहा, वो तनख्वाह नहीं ले रहा, वो अपनी आइडियोलॉजी. प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है, I'll talk to President Xi about this. I have a couple of very good buyers
वेरी गुड बाय You know how he does it? वेरी गुड बाय आई हैव अ वेरी गुड थिंग। अच्छा चलें बॉयज, अब बात ये है कि हमारा हो रहा है प्रोग्राम का टाइम खत्म, तो मैं इसको जरा समेटता हूँ हम अपनी आज कुछ सीरियस नहीं हो गया आज प्रोग्राम? बहुत सीरियस हो गया। मेरा ख्याल है हमारा जब हमें कमेंट्स नीचे से आएंगे तो वो बताएंगे भी आपको कि भाइयों ਅਸੀਂ सीरियस व्लॉग ਜਿਹੜੇ लोग अपने आप में बहुत सीरियस ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ और रोज सुनने हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ऐसे नहीं सुनते। हाँ, सो सही बात। अच्छा वैसे हमारी कॉपीज आई थी मार्केट में, बट वो कामयाब नहीं हो सकी। मैंने उसके लिए आपको तब पिछली दफा भी बताया था क्या कि मसला एक छोटा सा है कि हम सहाफ़ी हैं जो मरासपना करते हैं, हाँ। ठीक है? हम मरासी नहीं है जो सहाफत करते हैं। ये दरमियान की लाइन है, जब वो खत्म हो जाती है तो फिर इश्यूज यार हसन आप भी ना प्रोग्राम में खत्म करता हूँ। नाज़रीन और अली ने जो बात की कि बबल बस्ट हो चुका है इसराइल का, और उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल्स ये हैं कि दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स वेस्टर्न वर्ल्ड्स के अंदर हो रहे हैं और वहाँ पे स्टेज से फ्री पैलेस्टाइन, और इस बार तो डेथ टू द IDF के नारे भी लग गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रौला डला हुआ है। ग्लैटनबरी में हुआ, उससे पहले स्कॉटलैंड में हुए, उससे पहले कहीं और हुए, जहाँ भी हो रहा है। बट पॉपुलर जो सेंटिमेंट हमेशा प्रो इसराइल होता था, फॉर सम रीज़न अब वो चेंज हो चुका है। इसराइल जो है वो एक्चुअली दुनिया में अकेला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को रात 10:30 बजे नया दौर पर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।